खुशामदीद कहते हैं आपको इस लेक्चर में अपनी बुक के यूनिट नंबर 6 में सेक्शन 6.22 में जो मटेरियल है आज हम उसको कवर करेंगे। इस सेक्शन के अंदर जो टॉपिक कवर किया गया है वो है सोल्यूशन ऑफ टू साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस यूजिंग मैट्रिसेस, उर्दू में दो हमजाती एक दर्जी मसावातों का हल बज़रिया क़ालिब। यहाँ पर हम ये देखेंगे कि अगर हमें एक सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दिया गया हो जिसमें हमारे वेरिएबल्स फर्ज करें एक्स और वाई हैं, तो हम मैट्रिसेस की मदद से जो कुछ अब तक सीखते रहे हैं उस नॉलेज को कैसे इस्तेमाल करके हम इन मसावातों को, इन लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे उन वेरिएबल्स के लिए। तो चलते हैं देखते हैं कि ये किस तरह से मैट्रिसेस जो हैं वो इसमें मददगार साबित होते हैं इस तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में। तो यहाँ पर हमारे पास दो लीनियर इक्वेशंस हैं, एक सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हमारे पास है। एक इक्वेशन हमारे पास ax प्लस बी टाइम्स वाई इज़ इक्वल टू ई है, जहाँ पे x और y जो हैं वो हमारे वेरिएबल्स हैं, a और b जो हैं, और e जो है ये हमारे रियल नंबर्स हैं, कोफिशिएंट्स हैं x और y वेरिएबल्स के। इसी तरह से दूसरी इक्वेशन हमारे पास जो है वो c टाइम्स x प्लस d टाइम्स y इज़ इक्वल टू f। यहाँ पर भी हमारे पास वेरिएबल्स x और y हैं, c और d कोफिशिएंट्स हैं, कुछ रियल नंबर्स होंगे, और f हमारे पास एक रियल नंबर है। इस ये जो हमारे पास दो इक्वेशंस हैं या सिस्टम ऑफ इक्वेशंस जो हमारे सामने है, इसको हल करने का मतलब या इसको सॉल्व करने का मतलब ये है कि हम x और y की वो वैल्यूज़ मालूम करना चाहते हैं कि जो अगर रिप्लेस की जाएं इन दोनों इक्वेशंस में एक साथ, तो ये दोनों इक्वेशंस जो हैं वो सेटिस्फाई हों, यानी लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों की वैल्यू जो है वो बराबर है। तो हमें x और y की वो वैल्यूज़ चाहिए कि जो पहली इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करें और दूसरी इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करें। इससे पहले कि हम इसको सॉल्व करें, हम ये देखते हैं कि इसी सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को, ये जो दो हमारे पास लीनियर इक्वेशंस हैं, इनको मैट्रिक्स फॉर्म के अंदर हम कैसे लिख सकते हैं। यहाँ पर ये जो a, b और c, d कोफिशिएंट्स हैं जो हमने भी हाईलाइट करके दिखाए हैं आपको, इनको हम कलेक्ट कर लेते हैं एक मैट्रिक्स के अंदर इस तरह से। तो हमने एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट कर लिया जहाँ पे a जो है ये ऊपर जो हमारी इक्वेशन है पहली वाली उसमें x का कोफिशिएंट है, b जो है ये पहली इक्वेशन का जो y का कोफिशिएंट है b, उसको यहाँ पर हमने लिख लिया। इसी तरह से c और d जो हैं ये वो कोफिशिएंट्स हैं या वो हकीकी या रियल नंबर्स हैं कि जो x और y वेरिएबल से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और जिस तरतीब से यानी एक इक्वेशन में x और y लिखे हुए हैं उसी तरतीब का ख्याल रखते हुए हम c और d जो कोफिशिएंट्स हैं x और y वेरिएबल्स के, उनको इस मैट्रिक्स में इस तरह से हम लिख लेते हैं। तो ये हमारा एक मैट्रिक्स जो है वो हमने इन कोफिशिएंट्स को देख के बना लिया। उसके बाद हमारे जो वेरिएबल्स हैं इन दो इक्वेशंस के, जिनके लिए हमें सॉल्व करना है इन इक्वेशंस को x y, उन्हें हमने एक कॉलम वेक्टर की सूरत में, एक मैट्रिक्स की सूरत में लिख लिया। तो ये हमारा दूसरा मैट्रिक्स हो गया। फिर उसके बाद जो हमारे पास राइट हैंड साइड के ऊपर जो रियल नंबर्स हैं e और f, उनको हमने इसी तरह से e और f करके एक कॉलम वेक्टर की सूरत में, एक मैट्रिक्स की सूरत में इस तरह से हमने लिख लिया। तो हमारे पास ये जो दो इक्वेशंस थी उनसे हमने तीन मैट्रिसेस जो हैं वो हमने इस तरह से बना लिए। पहले में हमने जो है वो सारे कोफिशिएंट्स लिख लिए, दूसरे में वेरिएबल्स हैं, और तीसरे के अंदर जो इन इक्वेशंस की राइट हैंड साइड के ऊपर जो नंबर्स हैं उनको हमने जमा कर लिया। और अब हमने ये जो इक्वालिटी का साइन था वो भी बीच में इंसर्ट कर दिया। अब हम अगर पहले वाले मैट्रिक्स को a का नाम दे दें, दूसरे वाले मैट्रिक्स को x का नाम दे दें, और ये जो हमारे पास जो राइट हैंड साइड पे जो नंबर्स हैं उनका जो मैट्रिक्स है उसको b का नाम दे दें, तो यही जो दो इक्वेशंस हमारे ऊपर लिखी हुई हैं उनको हम मैट्रिक्स फॉर्म के अंदर a टाइम्स x इज़ इक्वल टू b करके भी लिख सकते हैं, जहाँ पर a जो है वो ये वाला मैट्रिक्स है, x जो है ये वेरिएबल वाला मैट्रिक्स है, और b जो है ये हमारे रियल नंबर्स वाला मैट्रिक्स है कि जो राइट हैंड साइड के ऊपर इन इक्वेशंस के मौजूद है। तो ये a टाइम्स x इज़ इक्वल टू b जो है ये एक मैट्रिक्स फॉर्म के अंदर एक रिप्रेजेंटेशन हो गई, एक लिखने का तरीका हो गया इन दो लीनियर इक्वेशंस को। अच्छा, अब जब हमने इनको इस फॉर्म में लिख लिया तो अब हम ये देखते हैं कि इस a टाइम्स x इज़ इक्वल टू b को हम कैसे इस्तेमाल करेंगे इस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए। और हमने जैसे आपको पहले बताया था कि सोल्यूशन का मतलब ये है कि हम x और y की वैल्यूज़ मालूम करना चाहते हैं
कि जिनके लिए ये दोनों इक्वेशंस जो हैं वो सेटिस्फाई हों। तो ये हमारे पास हमने दोबारा से अपने जो मैट्रिक्स फॉर्म के अंदर ये दो इक्वेशंस थी उनको लिख लिया है। अब अगर आप इसको देखें तो आप बआसानी इसको हल करने की कोशिश कर सकते हैं। मसलन फर्ज करें कि हमारे पास अगर a टाइम्स x इज़ इक्वल टू b है और हमें x की जो है वो वैल्यूज़ चाहिए। हम ये मालूम करना चाहते हैं कि x की क्या वैल्यूज़ हैं कि जो अगर हम इसमें इस्तेमाल करें इस इक्वेशन के अंदर a x इज़ इक्वल टू b के जो मैट्रिक्स फॉर्म के अंदर है, तो उस सूरत में ये इक्वेशन जो है वो सेटिस्फाई होगी। यानी a टाइम्स x जो है, जो भी यहाँ पर वैल्यू आएगी, जो भी मैट्रिक्स आएगा, वो b मैट्रिक्स के बिल्कुल बराबर होगा। हमें मालूम है कि मैट्रिसेस में इक्वालिटी की डेफिनेशन क्या है, यानी हर एलिमेंट जो है लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर मैट्रिक्स का वो करस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट होगा राइट हैंड साइड के ऊपर वो उसके बराबर होना चाहिए। तो चलें इसको मज़ीद आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम किसी तरह से इस a से यहाँ पे अपनी जान छुड़ा लें, हमने लीनियर इक्वेशंस में देखा है कि हम कोशिश करते हैं कि कोफिशिएंट्स जो हैं वेरिएबल्स के, अगर उनको हम रिमूव कर लें तो हम बआसानी वेरिएबल्स की वैल्यूज़ जो हैं वो मालूम कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम इस a से जान छुड़ाने की कोशिश करते हैं। हमें मालूम है कि अगर हम इस a को उसके मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स से मल्टीप्लाई करते हैं, मसलन a इन्वर्स टाइम्स a करके इसको लिख लें, या a इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर दें। आपको पता है कि इक्वेशन में अगर हम एक साइड को किसी चीज़ से मल्टीप्लाई करते हैं तो दूसरी साइड को भी उससे मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो ये a इन्वर्स को हम b से भी मल्टीप्लाई कर देते हैं राइट हैंड साइड के ऊपर। अब ये a इन्वर्स टाइम्स a हमें पता है कि मैट्रिक्स अलजेब्रा के अंदर आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर होता है। अगर रियल नंबर्स होते तो ये 1 हमें मिलता है कि जो एक मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है रियल नंबर्स के लिए, हकीकी आदात के लिए। मैट्रिसेस में मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो ये हमारे पास i टाइम्स x बराबर हो गया a इनवर्स b। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स की हमें पता है डेफिनेशन कि किसी भी अगर मैट्रिक्स को आप उससे मल्टीप्लाई करें तो हमें वही मैट्रिक्स दोबारा मिलता है प्रोडक्ट की सूरत में। तो ये हम इसको i को यहाँ से चाहें तो रिमूव कर सकते हैं, सिर्फ x लिख लें, और ये हमारे पास x की वैल्यू जो है वो a इनवर्स और b के बराबर हो गई। तो ये हमारे पास एक तरह से ये सोल्यूशन आ गया कि अगर हम शुरू करें अपने इस इक्वेशन से कि जो हमारे पास ऊपर लिखी हुई है, और यहाँ से हम a मैट्रिक्स को लेकर उसका इन्वर्स कैलकुलेट कर लें और उसको b से मल्टीप्लाई कर लें, तो हमें x की जो है वो वैल्यूज़ मिल सकती हैं। चलें चल के देखते हैं कि क्या इस सॉल्यूशन मेथड से हम अपनी इस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं या नहीं। चलें एक एग्जांपल की, एक मिसाल की मदद से इस सॉल्यूशन मेथड को मज़ीद समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ हमारे पास दो इक्वेशंस, दो लीनियर इक्वेशंस मौजूद हैं। 5x माइनस 2y बराबर है 1 के, और दूसरी इक्वेशन 2x माइनस y, हम इसको चाहें तो दूसरी इक्वेशन को नीचे लिख लेते हैं यहाँ पर 2x माइनस y इज़ इक्वल टू 0। सो ये हमारे पास ये एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, दो इक्वेशंस हैं, साइमल्टेनियस इक्वेशन, लीनियर इक्वेशंस हैं। इनको हम अपने जो मैट्रिक्स की फॉर्म है और जो अभी हमने मेथड अभी आपको एक्सप्लेन किया उसकी मदद से हल करेंगे। इसके लिए हमें 4 स्टेप्स जो हैं वो आपकी बुक के अंदर बताए गए हैं कि जिनसे हम इसको हल करते हैं। स्टेप नंबर 1 में हम इनको मैट्रिक्स फॉर्म के अंदर लिखने की कोशिश करते हैं, या इसको ट्रांसफॉर्म करते हैं, इसको तब्दील करते हैं मैट्रिक्स फॉर्म के अंदर। तो स्टेप नंबर 1 जो है वो हमारा इक्वेशंस को मैट्रिक्स फॉर्म के अंदर तब्दील करने का है। हमें मालूम है कि हम 3 मैट्रिसेस जो है वो हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं इन दो इक्वेशंस की मदद से। एक मैट्रिक्स जो है वो कोफिशिएंट्स, तो x का कोफिशिएंट पहली इक्वेशन में 5 है, y का कोफिशिएंट अगर आप और करें तो ये -2 है, तो y का कोफिशिएंट -2 हो गया। दूसरी इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 2 है, उसको हमने 5 के नीचे लिख लिया, और y का कोफिशिएंट अगर आप यहाँ पे तवज्जो करें तो ये -1 है। ये हमारे पास वो कोफिशिएंट मैट्रिक्स या वो मैट्रिक्स इसके अंदर हम कोफिशिएंट्स जो हैं वो जमा कर लेते हैं, वो हमने बना लिया। उसके बाद वेरिएबल्स जो हैं वो आसान हैं, दो ही वेरिएबल्स हैं हमारे पास x और y। और इस बात का ख्याल रखें
कि कोफिशिएंट्स लिखते वक्त हमने x के कोफिशिएंट्स पहले लिखे, फिर y के, उसी तरतीब में x और y यहाँ पर इस मैट्रिक्स के अंदर होने चाहिए, इक्वालिटी का साइन। और उसके बाद जो हमारी राइट हैंड साइड है इक्वेशंस की, उनमें जो नंबर्स हमें नज़र आ रहे हैं वो हमने यहाँ पर पहली इक्वेशन में 1 है और दूसरी इक्वेशन के अंदर 0, तो ये हमने मैट्रिक्स B जो है अपना लिख लिया। स्टेप 2 जो आपकी बुक के अंदर मौजूद है, उसमें कहा गया कि इन मैट्रिसेस को अब नाम दे दें। हमें मालूम है कि ये पहला मैट्रिक्स जो है वो A है, ये जो x और y वाला मैट्रिक्स है, कॉलम वेक्टर वो x है, और ये जो हमारे पास 1 0 कॉलम वेक्टर है ये B है, तो ये हमने ax इज इक्वल टू B करके इनको नाम दे दिया। स्टेप 3 के अंदर हमें ये देखना है कि क्या हम जो हमने अभी आपको मेथड बताया कि x जो है अगर हम इसकी वैल्यू निकालना चाहते हैं तो वो बराबर होगी a इनवर्स b के। तो स्टेप b में हमें इस a इनवर्स को कैलकुलेट करने की कोशिश करना है। जो आपने पिछले लेक्चरों में देखा होगा, सुना होगा कि a इनवर्स जो है वो हर मैट्रिक्स के लिए उसका इनवर्स जो है ज़रूरी नहीं कि कैलकुलेट किया जा सके। तो यहाँ पर स्टेप 3 में हम ये देखते हैं कि क्या हमारा जो मैट्रिक्स A है उसके लिए हम A इनवर्स कैलकुलेट कर सकते हैं या नहीं। और आपको मालूम है कि उसके लिए हम ये देखते हैं कि वो मैट्रिक्स जो है वो सिंगुलर तो नहीं है। सिंगुलर का मतलब ये है कि हम उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करते हैं। तो हम सबसे पहले डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो है वो मालूम करेंगे कि वो क्या है। अगर ये वैल्यू जो है वो 0 निकल आएगी तो हम ये कहते हैं कि ये A इनवर्स जो है उसका मौजूद नहीं है, इसलिए हम इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर सकेंगे इस मेथड के ज़रिए से। तो A का डिटर्मिनेंट जो है हमारे इस एग्जांपल में 5 टाइम्स -1 -5 हो गया, -2 टाइम्स -2, तो 2 टाइम्स -2, और ये हमारे पास हो गया -5, और यहाँ पे -2 जो है वो +4, और हमारे पास वैल्यू आ गई -1 की। और -1 जाहिर है कि 0 के बराबर नहीं है, इसलिए हम A इनवर्स की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। A इनवर्स की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे हम अपने नेक्स्ट स्टेप के अंदर। और तो चलते हैं स्टेप नंबर 4 में की तरफ। स्टेप नंबर 4 जो है उसमें हम A इनवर्स को कैलकुलेट करेंगे। तो स्टेप नंबर 3 में हमने ये देखा कि क्या A इनवर्स जो है वो मौजूद है, कैलकुलेट किया जा सकता है या नहीं। स्टेप 4 में हम A इनवर्स की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे अपने फार्मूले से। वो फार्मूला अगर आपको याद नहीं है तो हम दोबारा लिख लेते हैं। हम एडजॉइंट ऑफ A, मुत्तसिल ऑफ A जो है, या A का मुत्तसिल जिसे कहते हैं उर्दू में, और उसको हम डिवाइड करते हैं नीचे डिटर्मिनेंट ऑफ A से। एडजॉइंट ऑफ A जो है वो किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है, वो ये कि प्रिंसिपल डायगोनल पे जो एलिमेंट्स हैं उनको हम आपस में एक दूसरे से तब्दील कर देते हैं। तो ये हो जाएगा -1 और 5, और जो दूसरे जो एलिमेंट्स हैं उनकी हम साइन चेंज कर देते हैं 2/2 जो मैट्रिक्स है हमारा उस केस में। तो ये सूरत हल हो गई हमारी एडजॉइंट ऑफ A की। इसको हमने डिवाइड कर दिया -1 से, जिसका मतलब है कि -1 से हमने एक तरह से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, और हर एलिमेंट जो है वो -1 से मल्टीप्लाई होने के बाद उसकी साइन जो है वो चेंज हो जाएगी। -1 +1 हो जाएगा, +2 -2 हो जाएगा, और -2 +2, 5 जो है वो -5 हो गया। तो ये हमारे पास A इनवर्स की वैल्यू आ गई। हमें जो फार्मूला है हमारा उसमें A इनवर्स टाइम्स B जो है वो हमारा सोल्यूशन मैट्रिक्स होना चाहिए, क्योंकि x के बराबर है। तो हम अब इस स्टेप नंबर 4 में मज़ीद जो काम करेंगे वो ये कि अपने इस A इनवर्स को B से मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये हो गया हमारा 1 -2 2 -5 टाइम्स B जो है 1 0। अगर मल्टीप्लिकेशन के रूल्स हमें मालूम है तो ये मल्टीप्लिकेशन आसान है, पहली रो पहले कॉलम के एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई और ऐड करते हैं। तो ये हो गया 1, -2 को जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, तो सिर्फ 1 एलिमेंट मिला हमें। दूसरी रो को इस कॉलम के साथ 2 टाइम्स 1 इज़ 2, -5 0 जो है वो 0 हो जाएगा, तो ये
सिर्फ दो एलिमेंट्स 1 और 2 हमें मिल गए। ये हमारा बराबर है x के, और x हमें मालूम है कि वो ये पुराने वेरिएबल्स जो हमारे x और y थे। ये हमारा हो गया सोल्यूशन। और आप अगर पूछें कि ये कैसे सोल्यूशन है, वो इस तरह से कि सोल्यूशन हमने आपको बताया था, डिफाइन किया था कि सोल्यूशन का मतलब ये है कि हमें x और y की वैल्यूज़ चाहिए कि जो इन दो इक्वेशंस को सेटिस्फाई करती हूँ। ये दो हमारे पास मैट्रिक्स हैं, एक इक्वेशन है जो ये कह रही है कि ये मैट्रिक्स जो है वो इस मैट्रिक्स के बराबर है। हमें मैट्रिक्स इक्वालिटी के बारे में मालूम है कि अगर एलिमेंट्स जो हैं करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स वो बराबर हों तो ये दोनों मैट्रिक्स बराबर होंगे। इसका मतलब ये है कि x अगर 1 के बराबर हो और y 2 के बराबर हो तो उस सूरत में हम इसको अपना सोल्यूशन कहेंगे। तो x1 और y जो है वो 2, ये हमारा सोल्यूशन हो गया इन दो इक्वेशंस का। और अगर आप चाहें तो ये वैल्यूज़ इन दोनों इक्वेशंस में इक्वेट करके, सब्स्टिट्यूट करके x और y की जगह पे लगा के देखें, और आप देखेंगे कि ये दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेंगे दो वैल्यूज़। तो ये हमारा सोल्यूशन हो गया। अगर आप चाहें तो इसको इस सेट की फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि ये हमारा ये सोल्यूशन सेट हो गया। इस तरह से आपकी बुक के अंदर इस सोल्यूशन को लिखा गया, तो आप भी चाहें तो इसी कन्वेंशन को, इसी तरीके को फॉलो करें। तो ये हो गया सोल्यूशन। आगे चलते हैं, एक और एग्जांपल देख लेते हैं इससे पहले कि हम इस लेक्चर को मुकम्मल करें। यहाँ पर हमें फिर से दो इक्वेशंस दी हुई हैं, एक 2x + 3y = 8, दूसरी जो है वो हमारे पास 6x + 9y = 24 है। और ये पूछा गया है कि सॉल्व इफ़ पॉसिबल। हमें मालूम है कि ये इफ़ पॉसिबल का जुमला इसलिए लगाया गया है कि अगर a इनवर्स जो है वो हम ना कैलकुलेट कर सकें तो हम इस मेथड को यूज़ नहीं कर सकते। हम अपने जो स्टेप्स हैं उनको सबको यहाँ पे नहीं दोबारा से लिख रहे, जल्दी से इसको जो है हल करते हैं। इसमें हमें मालूम है कि हमें ax b की शक्ल में जो है मैट्रिक्स की फॉर्म के अंदर, मैट्रिसेस की फॉर्म में इस इक्वेशन, जो दो इक्वेशंस हैं उनको हम लिख सकते हैं। ए को देख लेते हैं कि वो ए किस तरह से है। ए हमारा कोफिशिएंट मैट्रिक्स है 2, 3, 6 और 9। तो हम सीधा इनको 2, 3, 6, 9 करके हमने मैट्रिक्स ए जो है उसको लिख लिया। और हमें पता है कि इसका सोल्यूशन उसी सूरत में मुमकिन है कि जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है उसकी वैल्यू 0 से ना हो। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है वो कैलकुलेट कर लेते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है वो 2 × 9 minus 6 × 3 which is also, इसको जब हल करेंगे तो हमें 18 - 18 मिलेगा और ये 0 हो गया। क्योंकि डिटर्मिनेंट 0 के बराबर है इसलिए a इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता, does not exist। और a इनवर्स एग्जिस्ट ना करने की वजह से हमारा जो मैट्रिक्स का तरीका है सॉल्व करने का इन दो इक्वेशंस को या सेट ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशंस को, वो हम नहीं अप्लाई कर सकते। इसलिए इस सवाल का जवाब सिर्फ ये है कि हम अपना जो सोल्यूशन मेथड है उसके ज़रिए से इन दो इक्वेशंस को हल नहीं कर सकते। ठीक है जनाब, तो चाहे तो ये जो हमने अभी मेथड यूज़ किया है उसको इस फार्मूले की मदद से भी चाहे तो आप, हम सजेस्ट नहीं करेंगे, रिकमेंड नहीं करेंगे कि आप इसको याद करें, क्योंकि ये जो सारे जो चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं ये सारी की सारी हमने अभी जो a इनवर्स कैलकुलेट किया है उसमें वो सारे स्टेप्स में यही दरअसल हमने ये सारी चीज़ें कैलकुलेट की हैं। इसको मेमोराइज़ करने की ज़रूरत नहीं है। ये एक तरह से उस फार्मूले की शक्ल में जो हमने स्टेप्स आपको दिखाए हैं वो यहाँ पे लिख के बता दिए गए हैं। आपकी मर्ज़ी है कि अगर आप चाहें तो मसलन x और y की वैल्यूज़ को इन फार्मूले की मदद से भी याद कर लें, लेकिन जो मेथड हमने अभी आपको इस्तेमाल करके दिखाया है दो एग्जांपल्स में, उसी मेथड को अगर आप फॉलो करें तो यही वैल्यूज़ आपको मिलेंगी कि जो इन फार्मूला की मदद से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है जनाब, तो यहाँ पर मुकम्मल करते हैं इस लेक्चर को। हमने देखा कि किस तरह से मैट्रिसेस को हम इस्तेमाल करते हैं सेट ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए। जाइए, जाके मज़े कीजिए। फिर मिलते हैं किसी और लेक्चर के अंदर।